ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए ये संपादकीय पाठ, ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। जब दूसरे लालची हो जाते हैं तो हम भयभीत रहते हैं, और दूसरे भयभीत रहते हैं तब हम लालची बन जाते हैं। एक किसने कहा है? वारेन बफे ने कहा है। और देखिए इस तरह के कोट्स का उपयोग आप लोग आंसर राइटिंग या फिर आप देखिए निबंध कहीं लिख रहे हैं आप लोग इस तरह के टॉपिक पर, तो इनका शुरुआत में कर सकते हैं, इसी से शुरुआत कर सकते हैं या कहीं बीच में उल्लेख कर सकते हैं। और इसीलिए तो कहता हूं कि इस तरह के कहीं कोट्स मिला करें, आप लोग नोट कर लिया करिएगा। महिलाओं की स्थिति पर कहीं कुछ लिख रहे हैं, अब महिलाओं से संबंधित किसी महापुरुष ने कुछ कहा है तो उनके कोट्स का उनके नाम के साथ उल्लेख कर दिया करिएगा। नशे की गिरफ्त में युवा, और आज आप देखिए जहां भी पंजाब, हिमाचल प्रदेश में देखिए खासकर नशे से बेहाल हैं युवा। तो आप देखेंगे कि इसमें आप देखेंगे वैश्वीकरण के बाद कई स्तरों पर बदलाव हुए। ये बदलाव देश और समाज के लिए कई मामलों में बेहतर साबित हुए, लेकिन कई मामलों में इससे समाज में कई तरह की दुश्वारियां और समस्याएं बढ़ी, जोखिम भी बढ़े। और इसका सबसे ज्यादा असर युवा पीढ़ी पर पड़ा, और हिंसा, आत्महत्या और यौनाचार के मामले पिछले 3 दशक में युवा वर्ग में बढ़े। एक सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक देश के 75% युवा 21 साल की उम्र से पहले मादक पदार्थों का सेवन करने लगता है। वहीं 88% 18 साल या फिर इससे कम उम्र के बच्चे अलग अलग तरह का नशा करते हैं। खासकर 12 से 16 साल के बच्चे सिगरेट, स्मैक और गुटखा जैसे नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, और इसके लिए वे चोरी और लूटपाट जैसे अपराध तक करने लगते हैं। और इतना ही नहीं, सेहत को ताक पर रखकर युवा जिस तरह बुरी आदतों का शिकार हो रहा है, उससे आने वाले वक्त में देश का अधिकांश युवा नशे की गिरफ्त में आ जाए तो कोई ताज्जुब नहीं होगा। और नशा महज सेहत चौपट नहीं कर रहा है, बल्कि धन और वक्त की बर्बादी के साथ युवकों में को तनाव, निराशा, हताशा का भी शिकार बना रहा है। और दिमागी तौर पर तनाव के हालात इस तरह इनमें पैदा हो रहे हैं कि वह अपना अच्छा बुरा भी भूल गया है। सर्वेक्षण बताते हैं कि युवाओं में अजीब तरह की नासमझी बढ़ी है। इसका असर यह हुआ कि आत्महत्या जैसे अत्यंत खतरनाक कदम भी उठा लेते हैं। और इनमें आप देखिए नशे की लत का बढ़ते जाना भी एक खास वजह है। अध्ययन से पता चलता है कि बगैर किसी खास कोशिश के इन्हें आसानी से नशीले पदार्थ मिल जाते हैं। सर्वेक्षण बताते हैं कि स्कूल, कॉलेजों स्तर पर बच्चों और किशोरों और युवा युवतियों को सिगरेट, तंबाकू और गुटखा जैसे नशीले पदार्थ आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, और इससे उनकी सेहत ही चौपट नहीं होती है, शिक्षा पर भी नकारात्मक असर पड़ा होता है। बड़ी संख्या में बच्चों, युवाओं और किशोरों की शिक्षा पूरी तरह किए बगैर स्कूल छोड़ने की वजह उनका नशीले पदार्थों की गिरफ्त में आना भी है। एक और मैंने देखा है, आजकल आप देखते हैं कि फैशन बन चुका है। छोटे छोटे बच्चे आप देखते हैं कि आपको वो चाय की ठेले पर कहीं भी चाय फूंकते हुए, और साथ में आप देखिए सिगरेट और चाय पीते हुए दिखाई दे जाएंगे। यहाँ तक मैंने लड़कियों को भी देखा, और लोग कहते हैं कि समय बदल रहा है। तो मैंने कहा भैया ऐसा समय क्या बदल रहा है? अगर आप सोचिए कि हम लोग कभी सिगरेट पिएंगे भी, अगर पीते भी, तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत शर्म तो आती है कि सबके सामने ना पिए, अकेले में जाकर पी लें। लेकिन आजकल आप देखिए एक पाँव पे पाँव रख के लोग बड़े शान से सिगरेट पीते हैं। बच्चे आप देखिए ऐसे लहराते जाते हैं। एक मैं कह रहा हूं ना, चलन टाइप का बन चुका है। मैंने यहां तक देखा है, जो अपनी लाइब्रेरी आप देखते हैं कि एडमिशन के लिए आते हैं ना, पढ़ाई लिखाई के लिए, वो कहते हैं भैया हमारे पास फीस नहीं है, हमारे पास अगले महीने फीस दे देंगे, भैया कुछ कम कर लीजिए। लेकिन मैंने देखा है वो 10, 15, 20 रुपए वाली सिगरेट पीते हैं और 1000 रुपए वाली दारू पीते हैं और दुनिया भर के नशा करते हैं। लेकिन आप देखिए पढ़ाई लिखाई के लिए उनके पास पैसा नहीं है, और कहते हैं कि नशे के लिए वो पैसे की व्यवस्था कर लेते हैं कहीं से ना कहीं से। एक अनुमान के मुताबिक देश में नशे का कारोबार 20 लाख करोड़ रुपए का हर साल होता है। और इसीलिए तो आपने देखा है कि कोरोना महामारी में सब कुछ बंद पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि दारू की दुकानें खुली हुई थी। देश की 3% आबादी बुरी तरह नशे की गिरफ्त में है। पिछले कुछ सालों में गुजरात के मुद्रा बंदरगाह से 3000 किलो से ज्यादा नशीले पदार्थ की बरामदगी हुई है, और दिल्ली, लखनऊ में 322 किलो की बरामदगी हुई है। पुणे, दिल्ली, कोटा, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे विकसित हो रहे IT शहरों में भी बड़ी संख्या में छात्रों में नशे की लत बढ़ गई है। दिल्ली एम्स के एक सर्वेक्षण के मुताबिक 10 से 17 साल के आप देखते हैं कि बच्चे
1.48 करोड़ बच्चे और किशोर कोकीन, गांजा, अफीम और शराब सेवन कर रहे हैं। ये नशीले पदार्थ इन्हें ऑनलाइन और वेबसाइट के जरिए बेरोटोक हासिल हो रहे हैं। सर्वेक्षण बताते हैं कि पिछले 3 वर्षों में युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 वर्षों में 20,000 से ज्यादा बच्चे नशे के शिकार हुए हैं और साइकोट्रोपिक ड्रग्स की पहुंच छोटे कस्बों और छोटे शहरों में पहुंच तेजी से के साथ बढ़ी है। कस्बों और शहरों में होटल, रेस्टोरेंट मालिक छात्रों को नशीले पदार्थ मुहैया करा रहे हैं। अभी आपने देखा है कि पंजाब में एक लेडी कांस्टेबल गिरफ्तार हुई ना, वो अपनी गाड़ी से आप देखते हैं कि वो हीरोइन एक तरह से सप्लाई कर रही थी, उसकी तस्करी कर रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। पिछले 2 दशक में शहरों और कस्बों के अलावा गांवों में भी नशीले पदार्थों की बड़ी पैमाने पर खपत होने लगी है। और आप देखिए, एक आंकड़े के मुताबिक गुजरात, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान के अनेक गांवों में नशीले पदार्थों की खपत बढ़ रही है। वर्ल्ड ड्रग्स की रिपोर्ट के मुताबिक देश के तमाम हिस्सों में माफिया के जरिए अफीम किशोरों को दी जा रही है। और देश में आप देखिए, नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई तरह के कदम उठा रही हैं, लेकिन कानून लचीला होने की वजह से इस क्षेत्र के माफिया में किसी तरह का डर नहीं दिखाई देता है। नशीले पदार्थ की आपूर्ति करने वालों के खिलाफ कड़े कानून बनाए जाए तो नशे के जानलेवा दलदल से युवा पीढ़ी को बचाया जा सकता है। सर्वेक्षण बताते हैं कि जहां पुलिस की पहुंच बहुत कम है, वहां नशीले पदार्थों की पहुंच और खपत ज्यादा है। ऐसे में राज्य सरकारों को चाहिए कि पुलिस बल की संख्या बढ़ाने और नशे के कारोबारियों पर नकेल कसें। अध्ययन से पता चलता है कि नशीले पदार्थों के कारोबार में पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी बड़ी संख्या में आप देखते हैं शामिल हैं। और देश में नशीले पदार्थों के परीक्षण की प्रयोगशालाएं बहुत कम है। केंद्र और राज्य सरकारों की कोशिश होनी चाहिए कि जरूरत के मुताबिक नशीले पदार्थों के परीक्षण के लिए नई प्रयोगशालाएं खोले। इससे नशे के सौदागरों पर लगाम लगाने में मदद मिल सकती है। वैसे रोकथाम के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 याद देखिए 1940 और नारकोटिक्स ड्रग्स एंड याद देखिए साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1988 लागू है। और आप देखिए, लेकिन इन सभी कानूनों में कोई दम नहीं है, इसलिए नशे के सौदागर धन, बल और पहुंच के बूते कानून के शिकंजे में नहीं आ पाते हैं। यदि आते भी हैं तो ऐसी सजा नहीं होती है जो दूसरों के लिए नजीर बने। दरअसल आधुनिकता की चकाचौंध में युवा पीढ़ी कल्पना और यथार्थ का फर्क भूल बैठी है और कई बच्चों को घर से ही नशे की आदत पड़ जाती है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो घर वालों की लापरवाही की वजह से गलत संगत में पड़कर नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। शराब के ठेके बिहार के अलावा हर राज्य में लगातार खुलते जा रहे हैं। जिन गांव में बच्चे शराब या फिर सिगरेट को हाथ लगाना अपराध समझते थे, उन गांवों में भी शराब के ठेके खुलने की वजह से 80% बच्चे किसी न किसी नशे की गिरफ्त में देखे जा रहे हैं। नशे की यह लत उनकी सेहत को चौपट कर रही है। नशे के खिलाफ केंद्र सरकार ऑपरेशन गरुड़ चला चुकी है। नशे के सौदागरों पर लगाम के लिए इंटरपोल और एनटीवी की मदद से 8 राज्यों में अभियान चलाया जा चुका है, मगर यह उतना कारगर नहीं हुआ जिससे नशीले पदार्थों पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके। और आप देखते हैं कि सवाल है कि कैसे इस संकट से युवा पीढ़ी को बचाया जाए। संस्था थिंक चेंज की रिपोर्ट कहती है कि कोरोना काल के बाद देश में नशीले पदार्थों की खपत तेजी से बढ़ी है। नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए सरकार के अलावा आम जनता को भी आगे आना होगा। उन्हें पुलिस की मदद करनी होगी और सौदागरों की सूचना पहुंचानी होगी जो करोड़ों रुपए का कारोबार करते हैं। जरूरत है युवा पीढ़ी को भी समझने की। इसमें शिक्षक, समाजसेवी, परिजन, स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका बेहतर हो सकती है। और मुझे एक साथ बात समझ में नहीं आती, आप देखते हैं कि हमें भी, युवाओं को भी तो समझना चाहिए कि मैं कहता हूं कि कम से कम भैया कि इससे ऐसा कोई, मैंने हमेशा आप लोगों से कहा ना, ऐसा कोई नशा मत करिए जो आपके शरीर पर नुकसान पहुंचाए, आपके चरित्र पर नुकसान पहुंचाए। समझ रहे आप लोग? नशा करना है तो मेहनत का करिए, सपनों का करिए। मैं कहता हूं कि रात दिन पढ़ाई करिए, रात दिन अपना जो काम कर रहे हैं उसमें लगे रहिए, उमंग से जीवन। तो इस संसार में केवल दिन काटना नहीं बल्कि उमंग सहित सक्रियता की सबसे अच्छी बात है। सक्रिय रहने के लिए उत्साह और तरंग चाहिए। यह उत्साह और उमंग मन को बदलने या फिर बदलाव से पैदा होती है।
कृषि प्रधान देश भारत में घंटों तक खेत में गुड़ाई, निराई, सिंचाई और अनाज काटने वालों को कभी गौर से देखा जाए तो पता चलता है कि वे सभी हंसते रहते हैं, कुछ ना कुछ गाते रहते हैं या सामूहिक भोजन करते हैं। इस तरह वे अपनी उमंग और तमंग तरंग को बरकरार रखते हैं। शाम को अपने घर लौटते समय वे उत्साह से खिलखिल करते मिल जाते हैं और अपने काम को खुशी खुशी करने के लिए इस जगत में उत्साह ही एक बेहतरीन प्रेरक है। और जब किसी काम को खुशी से आप लोग करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा ही रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। एक मैंने देखा है कि लोग जबरदस्ती पढ़ते हैं। आजकल बच्चों से मिलिए, मैं कहता हूँ अधिकतर बच्चे मजबूरी में पढ़ रहे हैं। उनका आप देखते हैं कि मजा ही नहीं आ रहा है उन्हें पढ़ाई में, और इसीलिए तो वो कहते रहते हैं भैया पढ़ते हैं हम भूल जाते हैं, हम पढ़ते हैं हमें समझ में नहीं आता है। तो मैं भी कह देता हूँ कि भैया मूवी देखते हो वो सब कुछ समझ में आती है, वो सब याद रहती है। बोलते हैं हाँ भैया। तो मैं कहता हूँ कि ध्यान का मामला है पूरा। हमारा वास्ता किसी न किसी रूम में इससे रहता है ही है। सुबह की सैर के लिए जाते समय उत्साह भरने के लिए तितलियों के झुंड, शीतल हवा, विद्यालय के लिए भागते बच्चे, ये सब हमको जोशीला बनाना चाहते हैं। मगर क्या हमने गौर किया कि आमतौर पर कुछ पाठशालाओं में सप्ताह में एक दिन 2-4 घंटे के लिए विद्यार्थियों को कुछ मजेदार श्रमदान करने के लिए कक्षा से बाहर बुलाया जाता। कुछ तो बगीचे के सूखे पत्ते बीनते, कुछ अपने कोमल हाथों से प्यासे पौधों को सींचने लगते हैं आदि। कहने का अर्थ है कि उत्साह और उमंग से जीवन का जुड़ाव बनाने की सरल और सफल कोशिश होती है। बहुत देर तक आप देखिए पैदल चलता राहगीर एक हरा भरा बाग देखकर रुकता है। बगीचों में कब कूकती कोयल, इधर उधर डोलती गिलहरी की वह मंत्रमुग्ध होकर सुनता है। कल कल करती बहती नदी या फिर झरने के स्वर में थका और प्यासा आदमी अपनी प्यास और थकान को भूल जाता है। वह फिर से दुगने उत्साह को पा जाता है। एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलू यह है कि मनुष्य का समाज और उसका परिवेश उसको जोशीला बनाने में कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। दरअसल समाज ही ऐसी गतिविधियों का मंच बन सकता है जिसमें हमें अधिक से अधिक शामिल होना चाहिए, मगर अकेले और अलग अलग होकर इसी शानदार लाभ से दूर रहकर हम अपने आप को उमंग से विलग कर रहे हैं। जो लोग उत्साह और उमंग से रहे थे वे नकली होने लगते हैं। यहाँ इस समाज में वह जो नहीं है वही होने का ढोंग करते हैं। और इस ढोंग के संदर्भ में ही मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स ने लिखा है कि भले ही मानव की औसत आयु बढ़ रही है, पर उमंग की कमी, छल कपट और ढोंग बढ़ने के कारण मनुष्य का हर पल मर रहा है। रोजर्स की लोकप्रिय किताब ऑन बिकमिंग आ पर्सन आडंबरों से परे कुदरती होना और उत्साह पूर्वक पूर्ण रहना सिखाती है। रूसी कथाकार चेखव ने एक दिन के दिखावटी जीवन को भी दुख, मूर्खता, दुर्भाग्य और बुराई कहा है। इस जगत की हर चीज कुदरत का वह नायाब सृजन है जिस पर मंत्रमुग्ध हुए बगैर रहा नहीं जा सकता है। कहीं पढ़ा था कि गारे और सीमेंट के स्टूडियो में काम करने के बाद हरी घास पर लौटना और झरने के समीप ध्यान में डूब जाना और इससे बेहतर उमंग और तरंग कुछ और नहीं है। कुदरत ने अपनी हर संपदा को हम सबके उपयोग और कल्याण के लिए ही परोसा हुआ है। नदी, झील, वन, उपवन, पहाड़, चोटियां, सागर, महाद्वीप, रेत के टीले हम सबको सहलाने और बहलाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और यह उत्साह देने वाले एकदम निःशुल्क टॉनिक है, मगर हम ही नादान हैं जो इनका लाभ ही नहीं ले रहे हैं। विलासिता और सुख में डूबकर उदास हो गए एक राजकुमार की कहानी भी अनुकरणीय है। राजकुमार में उमंग भरने के लिए उसके गुरु उसे गांव लेकर जाते। राजकुमार अपने लिए पीने का जल खुद कुएं से लाता, भूख लगी तो खेतों से सब्जी और फल खोजता, मनोरंजन चाहिए तो खुद ही कुछ गुनगुनाता और इस तरह उसकी सारी ऊब मिट जाती। वह बहुत सारे नए विचार उत्साह के साथ वापस महल में आता, अगले दिन से एक जोश भरी दिनचर्या में रम जाता। दरअसल उत्साहपूर्वक मानसिकता में किसी भी ऊब या फिर अवसाद की मनोभावनाओं को खत्म करने की अपूर्व क्षमता है। कई बार उमंग हमको असाधारण कामों से जोड़ देती है। शायद यही वजह है कि कुछ लोग बगैर धन और बगैर अच्छी खुराक के भी केवल उत्साह के दम पर नहर बना देते हैं, पहाड़ से सड़क निकाल देते हैं, दुर्गम पर्वत तक लांग जाते हैं। उमंग के झरने से नहाकर दिनचर्या की अनंत जब में से भी लोग आनंद और संतोष का रसपान कर लेते हैं। और इस जोश और उमंग से व्यक्ति को नवीन ऊर्जा मिलती है जो उसे थकान या फिर पराजित होने के भाव से मुक्ति दिलाने में सहायक होती है। यह जोश न केवल व्यक्ति के मानसिक धरातल को परमार्जित करता है बल्कि मन और शरीर को एकाग्र कर विभिन्न समस्याओं के समाधान में भी सहायक होता है। त्योहार समाज द्वारा ही उमंग है, परब, मेले और आदि में शामिल होने से एक तारोताजा
सी अनुभूति होती है। जाहिर है कि जीवन में शामिल कुछ नयापन या फिर कुछ बदलाव आदि केवल कोई मान्यता का पालन या मन बहलाव नहीं है, और इससे सबके अंतस में आनंद की अनुभूति होती है। जाने माने मनोवैज्ञानिक एडलर ने अपने प्रयोग में माना कि जिस इंसान में उत्साह होगा उसमें तनाव का हार्मोन अपना घातक असर नहीं के बराबर करता है। बीमारी या संक्रामक रोग उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। इसलिए जो सकारात्मकता को बढ़ाकर मानव समस्याओं के निराकरण में सहायक सिद्ध होता है। दरअसल उमंग से भरा मन जल्द रोष, क्लेश, चिंता, तनाव, मनोरोग और विभिन्न प्रकार के विकारों को पैदा नहीं करता। इसलिए निरोग जीवन के लिए जोश तथा उत्साह का होना काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हो चुका है। बताइए आप लोग क्या सोचते हैं? मैं कहता हूं हर हाल में खुश रहिए, अपने काम में मस्त रहिए, और जितना आपके पास है जो है उसमें आप बेहतर क्या कर सकते हैं इस पर फोकस करिए। आपकी जिंदगी में कोई समस्याएं हो ही नहीं सकती हैं। और मैं कहता हूं जो भी समस्याएं आती हैं उनका सामना करिए, और मैं कहता हूं हर समस्या के समाधान भी है। ठीक है, ये आप देखेंगे कि पारदर्शिता के लिए चिंता, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उपाय में पारदर्शिता को एक सबसे अहम कड़ी माना जाता है, और यही वजह है कि संस्थानिक स्तर पर उच्च पदों पर नियुक्त लोगों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने को लेकर अक्सर आवाज उठती रही है। इस क्रम में न्यायाधीशों से भी उनकी संपत्ति का खुलासा करने की अपेक्षा की जाती है, मगर इस मसले पर उठे सवालों के बावजूद कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई जिसमें न्यायाधीशों के लिए अपनी जायदाद की जानकारी को सार्वजनिक करना अनिवार्य हो। यूं अलग अलग अदालतों के कुछ जज अपनी संपत्ति की घोषणा करते रहे, लेकिन ऐसी पहल कदमी का महत्व सीमित ही रहा है। अब इस मसले पर देश के सर्वोच्च न्यायालय की ओर से एक अहम पहल की गई है। इसके तहत यह फैसला लिया गया है कि शीर्ष अदालत के प्रधान न्यायाधीश और अन्य सभी जज अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करेंगे। हालांकि यह स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा, यानी न्यायाधीशों ने किसी कानूनी बाध्यता की वजह से नहीं बल्कि स्वेच्छा से अपनी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक करने का फैसला किया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की इस पहल से न्यायपालिका में पारदर्शिता को लेकर देश भर में वैसे तमाम लोगों का ध्यान खींचा जो भ्रष्टाचार को व्यवस्था का एक सबसे बड़ा व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या मानते हैं, और उसके हल के उपायों में पारदर्शिता की अहमियत को प्राथमिकता बताते हैं। अन्य सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अगर कोई नीति बनाई जाती है, नियम लागू किए जाते हैं, तो उसे लागू होने में व्यवस्थागत स्तर पर हुई लापरवाही या उदासीनता के खिलाफ कई बार अदालतों का रुख भी करना पड़ सकता है। जाहिर है कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अगर किसी अदालत में एक नियम को जरूरी बताया जाता तो उस कसौटी पर न्यायाधीशों को रखने की भी उम्मीद की जाती है, और इस लिहाज से देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति के ब्यौरे को सार्वजनिक पटल पर रखने का फैसला किया। तो इसका दूरगामी महत्व है। यह फैसला खासतौर पर इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक जज के घर में करोड़ों की नकदी मिलने की खबर आई थी, और उसके बाद जजों की आय और संपत्ति को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे थे। दरअसल सूचना का अधिकार कानून लागू होने और कुछ न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई कि जजों की संपत्ति को लेकर भी पारदर्शिता क्यों नहीं सुनिश्चित की जानी चाहिए। और इस क्रम में वर्ष 2009 में सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों के जजों ने नियमित रूप से अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने का संकल्प लिया था, लेकिन उसका कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। और इस संबंध में एक संसदीय समिति भी अपने एक रिपोर्ट में यह कह चुकी है कि जजों की संपत्ति की घोषणा को अनिवार्य बनाने के लिए एक कानून लाना चाहिए। और दरअसल जब तक जजों की ओर से नियमित रूप से अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने की प्रक्रिया को संस्थागत रूप नहीं दिया जाएगा, तब तक इस संबंध में सिर्फ निजी स्तर पर ही की गई पहल या संकल्प के बूते इसमें निरंतरता बनाए रखना मुश्किल साबित होगा। जबकि अगर न्यायाधीशों की संपत्ति को लेकर एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाती तो इससे समूची व्यवस्था में जनता का भरोसा बढ़ेगा और न्यायपालिका की विश्वसनीयता में इजाफा हुआ क्या होगा, बढ़ोतरी होगी एक तरह से। और आप समझ सकते हैं, अगर आप सोचिए कि न्यायपालिका पर से और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग पर से अगर लोगों का भरोसा उठ जाए तो क्या स्थिति रहेगी। लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रहेगा फिर तो। ये आप देखिए, टकराव की राय। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत सहित दुनिया के कई देशों को शुल्क युद्ध में घसीट लिया, टैरिफ लगा दिया ना। उन्होंने जवाबी शुल्क की घोषणा कर एक तरह से टकराव की स्थिति पैदा कर दी। अमेरिका की ओर से भारी शुल्क थोपे जाने से स्वाभाविक रूप से अब विश्व में व्यापारिक परिदृश्य बदलेगा और इससे व्यापार युद्ध की आशंका सच साबित हो सकती है। अगर भारत पर इसका प्रभाव पड़ा तो अमेरिका भी दूसरे देशों के जवाबी शुल्क से नहीं बच सकेगा। दरअसल राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप भारत में अमेरिका के सामान पर लगने वाले अधिक शुल्क पर का सवाल बार बार उठाते
रहते हैं और उन्होंने इसे विवाद का मुद्दा भी बनाया, मगर अब अमेरिका ने भारत पर 26% शुल्क लगाकर साफ कर दिया कि वह इस विवाद को शायद आगे ले जाना चाहता है। स्पष्ट है कि अब दोनों देशों के परस्पर निर्यात पर दूरगामी असर पड़ेगा। वही भारत के साथ अमेरिका के व्यापार संबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़ना भी तय लग रहा है और ऐसे में भारतीय, यूरोपीय, अफ्रीकी और एशियाई देशों से व्यापार के विकल्प पर विचार कर सकता है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भारत ने अमेरिका को 78 अरब डॉलर का निर्यात किया था, जो कुल निर्यात का 18% ही है। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता लघु और मझोले उद्योगों के निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव की है। कृषि उत्पादों, औषधियों और मशीनरी पर असर पड़ने की आशंका जताई जा चुकी है। निवेशकों के चटकने निर्यात में गिरावट के बावजूद भारत इस झटके को सहने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वह सिर्फ अमेरिकी बाजार पर ही निर्भर नहीं है। भारत अब अन्य निर्यात बाजारों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। अगर अमेरिका को अपनी कंपनियों के हितों की चिंता है तो भारत के लिए भी यह स्वाभाविक है। ऐसे में जरूरी है कि दोनों देशों के बीच का कोई रास्ता निकालें और ऐसा ना होने पर दोनों, आप देखते हैं कि क्या दोनों ओर से निर्यात घटेगा और शुल्क में बढ़ोतरी की वजह से अमेरिका बाजार में कई चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ट्रंप विश्व व्यापार में एक नई व्यवस्था कायम करने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि इससे वे अमेरिका की आर्थिक बुनियाद को कमजोर ही करेंगे। भारत से व्यापार संबंध बिगाड़कर उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। और देखिए, एक और बात बता दो, डोनाल्ड ट्रंप अपना सोचते हैं, ये बात मालूम होना चाहिए। अभी भारत पे प्रधानमंत्री अमेरिकी यात्रा पर भी गए थे, आपको याद होगा। और आप देखेंगे अमेरिका को खुश करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री साहब टैक्स भी यहाँ हमारी सरकार ने कुछ कम किए थे, लेकिन फिर भी उसकी खुशी नहीं आ रही। तो ये है, इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की जो कहानी है वो कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर आप लोग बताइएगा। धन्यवाद।